हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आप सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है ये जो टॉपिक है हमारा CSIR एंड गेट मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक सीरीज, इस टॉपिक में इस लेक्चर में हम क्या करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस उन टॉपिक्स को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और अभी हम क्या कर रहे हैं, MOT डिस्कस कर रहे हैं। ये MOT का सेकंड लेक्चर है। मैंने लास्ट क्लास में सोचा था कि भाई MOT को एक ही लेक्चर में ख़त्म कर दूंगा, बट 1 घंटे होने के बाद पता चला कि नहीं भाई, एक ही लेक्चर में MOT को समेट पाना पॉसिबल नहीं है, वो भी तब जब हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल 12th लेवल पे। ठीक है, तो अगर आपने MOT के उस लेक्चर को नहीं देखा तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो कुछ भी समझ नहीं आएगा आपको, इसलिए उस लेक्चर को तो पहले देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दे रहा हूँ। और इवन की ये जो मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक सीरीज है, इनके सारे लेक्चर्स आप देखा कीजिए। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ा था। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में इस टॉपिक से हम लोगों ने पढ़ लिया था, डायटोमिक मॉडल पढ़ लिया था, MOT ऑफ CO पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे DCD मॉडल और उसके बाद पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के जो एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, जो टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल उनमें जो MOT आती है, उसको हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डायटोमिक मॉडल की। तो डायटोमिक मॉडल मैंने बहुत अच्छे से आपको सब कुछ सिखा दिया। MOT ऑफ CO को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इसको देखे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एक बार बस रिवाइज कर लीजिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री बाय सिद्धांत आपके लिए लाया है कोर्स 4 UPHESC एडवर्टीजमेंट नंबर 51। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है जिसमें आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल सभी के कंप्लीट वीडियोस दिए जाएंगे, ताकि आप इस टाइप पे किसी भी एग्जाम को, चाहे UPHESC हो या इस टाइप पे किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हो, आप उसे बहुत आसानी से अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई कर सकिए। इसकी फ़ी है 3100 रुपीज़ और इसकी वैलिडिटी है इंटरव्यू तक। जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता तब तक इसकी वैलिडिटी बनी रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। ठीक है, आपके लिए गवर्नमेंट जॉब का एक जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है यूपी में भी फ़िलहाल, तो उसको भी और उसके साथ और भी जितने भी एग्जाम्स हैं आप उसको क्वालिफाई कर आप गवर्नमेंट जॉब लें। इसके अलावा हमने UP PGT या किसी भी तरह PGT या डिग्री कॉलेज के लिए भी कोर्स लॉन्च किया है। इसकी फ़ी है 2500 रुपीज़ और इसकी वैलिडिटी भी है टिल इंटरव्यू। इसके अलावा जो हमने न्यू ऑर्गेनिक बैच केमिस्ट्री का लिए लॉन्च किया है, इसकी फ़ी है 1000 रुपीज़ ओनली, और ये CSIR गेट JRF जैम किसी भी एग्जाम के लिए है ये। और इसमें आपको डिस्कनेक्शन अप्रोच के थ्रू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन करवाए गए हैं, जिससे बड़े से बड़े क्वेश्चन जो 4 से 5 मिनट 10 मिनट में बनने वाले क्वेश्चन है, वो आपको 5 to 10 सेकेंड में सॉल्व हो जाते हैं। आपको अगर बिलीव ना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे वीडियोज़ के लिंक पे उसे देख सकते हैं। इसके अलावा आप CSIR क्वालिफाई करना चाहते हैं, गेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्स को लॉन्च कीजिए, जैसे हमारा बैच लेंथनम 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ। इसकी फ़ी है 3100 रुपीज़ और वैलिडिटी है 6 मंथ। इसके अलावा हमारा कोर्स है बैच एक्टिनम, जिसकी फ़ी है 5100 रुपीज़ और इसकी वैलिडिटी है 12 मंथ। ठीक है, ये भी CSIR नेट गेट के लिए है। और इसके अलावा हमारा बैच रोडियम जो सबसे इंपॉर्टेंट बैच है, क्योंकि इसकी वैलिडिटी बिल्कुल भी अनलिमिटेड है, इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है और फ़ी है 9100 रुपीज़। इस बैच को ज्वाइन करके आप अपने कोर्स को हमेशा के लिए कंटिन्यू रख सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा स्टडी मटेरियल है जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। किसी भी कोर्स को परचेज करने पर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल, असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ आपको दिया जाएगा। उसके लिए अलग से कोई फ़ी आपको चार्ज नहीं की जाएगी। इसके अलावा ये है हमारा केमिस्ट्री बाय सिद्धांत एप्लीकेशन। आप इस एप्लीकेशन को मोबाइल से डाउनलोड करें, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है। इसके अलावा आप इसे गूगल प्ले स्टोर से केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर्च कर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसे डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, CSIR से जुड़े हुए किसी भी टाइप के एग्जाम को आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए केमिस्ट्री बाय सिद्धांत और हमारे कोर्सेज को परचेज कीजिए, और हम आपके अच्छे रिजल्ट के लिए लगातार प्रयासरत हैं। थैंक यू सो मच। MOT ऑफ CO कैसा था? तो CO के लिए मैंने बोला था कि भाई साहब देखो, कार्बन है, CO जो बात करते हैं CO में क्या था, कार्बन था और ऑक्सीजन था। कार्बन में क्या होता है कि S और P में मिक्सिंग हो जाती थी, मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है। SP मिक्सिंग होती है, ऑक्सीजन में मिक्सिंग नहीं होती है, ऑक्सीजन में मिक्सिंग नहीं होती है, इसलिए इसका P अलग एक्ट करता है और S अलग एक्ट करता है, यानी कि S को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है कि SP मिक्सिंग की बात आती तो P का से S मिक्स हो जाता है। तो P में 2 पार्ट है, PX PY, तो दोनों 3 पार्ट है, PX PY PZ। तो PZ और S क्या हो जाते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके S और P के सभी इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ता है। आपको पता है ना, कार्बन में क्या होता है 2s2 2p2, यही होता है ना, जबकि ऑक्सीजन में क्या होता है 2s2 2p4। तो आपको पता है इसका 2s इन्वॉल्व होता ही नहीं है मिक्सिंग में, इसलिए इसके 2s को हम बाहर रखते हैं, तो सिर्फ इस P के 4 इलेक्ट्रॉन को यूज करते हैं। जबकि यहाँ पर क्या होता है कि S और P मिक्स कर जाते हैं, इसलिए हमें इसको और इसको, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ता है। ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं कि सर S में जो CO का एग्जाम्पल आता है, मुझसे कई बार बच्चों ने पूछा कि सर अगर हम इसका एग्जाम्पल लिखते हैं CO का, तो सर कार्बन में जो 2s2 2p2 है तो S को लेने की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है, क्योंकि वो S और P मिक्स हो जाता है। और मैंने आपको बताया था कि IIT JEE लेवल पे किसी भी टीचर को, स्टूडेंट्स को CO का जो MOT है वो नहीं पढ़ाना चाहिए,
क्योंकि सीओ की एमओटी या तो वो गलत पढ़ाएंगे, उनको खुद नहीं पता होगा, और या तो फिर बच्चों को समझ नहीं आएगा, क्योंकि एसपी मिक्सिंग किसी 11th-12th के बच्चे को समझाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इस बिहाफ पे मैंने बोला कि अगर आपने कुछ पढ़ा भी हो एसपी का, आपको सीओ का कन्फिग्रेशन, तो आपने रॉन्ग पढ़ा है। ठीक है, चलिए, तो सीओ का कन्फिग्रेशन कैसा था भाई, मैंने आपको बताया था कि सीओ का जो कन्फिग्रेशन होगा, देखो ये कार्बन है, तो कार्बन का ये हो गया पी का 2 पार्ट, और sp मिक्स हो गए, तो sp मिक्स हो गए तो sp का एक पार्ट ये, sp का एक पार्ट ये, इसको हम बोल दो, इसको लिख दो sp1, इसको लिख दो sp2, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया px और ये क्या हो गया py, है ना। चलिए, जब इधर था ऑक्सीजन है आपके पास, तो ऑक्सीजन अपने तीनों के साथ जुड़ेगा। ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी है ऑक्सीजन की हाई है, तो ऑक्सीजन अपने तीनों के साथ जुड़ेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, px py और pz। और ऑक्सीजन का जो s है, ठीक है, जो ऑक्सीजन का 2s है, उसे कोई लेना देना नहीं है, उसको इन्वॉल्व नहीं होना है। लेकिन चूंकि बॉन्ड आपको एग्जांपल में आ रहा है, तो उसको ऐसे करके लिख के छोड़ दो, उससे कोई लेना देना आपको नहीं है। इसकी भी बात करते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं, देखिए फिर से एक बार देख लीजिए कि जब px py है, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। देखो px py, इसने क्या किया, इसके साथ पाई बॉन्ड बना लिया। जो ऊपर वाला s जो आपको sp2 है, ये sp2 वो हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं है, ये ऑर्बिटल है एक sp2 और sp ऑर्बिटल, जिसका नंबर दिया हमने 2। ये ऑर्बिटल है sp ऑर्बिटल, s और p को मिलाकर कोई एक ऑर्बिटल, जिसका नाम दिया हमने 1। ठीक है, तो ये तो कहाँ रह जाता है भाई, ये तो आपको रह जाएगा क्या, ये तो नॉन बॉन्डिंग के लेवल पे रह जाएगा। लेकिन ये जो sp1 है, ये क्या होगा, तो ये आपको यहाँ भी आएगा बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, और ये आपको यहाँ भी जाएगा बॉन्ड बनाने के लिए। तो इसके हिसाब से आपके पास जो ये CO का कन्फिग्रेशन हो गया, आपके पास CO में टोटल कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस दो को छोड़ के आपके पास 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन, मैंने पिछले क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाएगा भाई, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और आप यहाँ देख लिया आपने कि भाई साहब यहाँ पर जो ये जो आपको ये है, जो होमो है वो नॉन बॉन्डिंग में है। होमो क्या हो गया, नॉन बॉन्डिंग में है। जो होमो है वो नॉन बॉन्डिंग में, लेकिन नॉन बॉन्डिंग में होने के बावजूद वो एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है उसका, क्योंकि उसका जो लेवल है, देखिए इन दोनों के जो नॉन बॉन्डिंग लेवल है, इसके लेवल से ये क्या हो गया ऊपर है, इसके लेवल से ये ऊपर है, इसलिए इसमें स्लाइट क्या हो गया, इसमें 40% नॉन आपको एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर आता है और बाकी के नॉन बॉन्डिंग है। आप इस चीज़ को याद रखना कि 40% कैरेक्टर इसमें क्या आता है, आपको एंटी बॉन्डिंग कहा जाता है, बाकी इसमें नॉन बॉन्डिंग का कैरेक्टर आता है। ठीक है, इसलिए जब भी हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते थे, तो कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालते थे इसका, याद कीजिए। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालते थे कि सर नीचे देखिए, नीचे 6 और ऊपर में कितना घटाते थे हम, तो ऊपर में घटाते थे 0.8। ठीक है, क्योंकि आपको क्या हो गया, ये 40% इसमें क्या हो गया, इसका एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है। तो 40%, 2 का 40% क्या हो गया, 0.8 ही तो हुआ। 2 का 40% कितना हुआ, 0.8 ही तो हुआ। तो डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब क्या आया था, 2.6 आया था क्या, इसका बॉन्ड ऑर्डर। लेकिन फिर मैंने आपको सिखाया कि जैसे ही इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, यानी कि ये CO+ हो जाता है, जैसे ही इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं और ये CO+ हो जाता है, वैसे ही इसका लेवल कहाँ जाता है, अब ये उस लेवल पे नहीं रहता है, बल्कि ये अब नीचे लेवल पे आ जाता है। ये देखिए, और चूंकि ये नीचे लेवल पे आ गया, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसकी ये क्या हो गया, इसकी एनर्जी घट गई, तो ये नीचे आ गया। और अगर एनर्जी नीचे आ गया, तो अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, वो बॉन्डिंग बन चुका है। अब वो क्या बन गया, नॉन बॉन्डिंग से बॉन्डिंग बन गया। तो क्या हो गया, टोटल बॉन्डिंग हो गया 7, एंटी बॉन्डिंग हो गया 0, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 3.5। आज तक ज़्यादातर लड़कों के लिए ये रहस्य की बात बनी हुई है, अच्छे फैकल्टी के लिए ये नहीं समझ पाते कि भाई साहब CO+ का बॉन्ड ऑर्डर 3.5 लाए कैसे। ये देखो ला के रख दिया है मैंने। लोग बता नहीं पाते किस तरह की CO का बॉन्ड ऑर्डर 2.6 आएगा कैसे वो 3 से वेरी करें। ये देखो मैंने वेरी करके दिखा दिया। ठीक है, तो चलिए, आपको CO का बॉन्ड ऑर्डर, CO के बारे में तो मैंने पिछले क्लास में बता दिया था, ये तो जस्ट रिवीजन था और कुछ नहीं था ये। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमारा टॉपिक है DCD मॉडल। ठीक है, हम लोग इसी में क्या करेंगे, DCD मॉडल पढ़ेंगे, फिर हम लोग कोऑर्डिनेशन वाले जो है MOT पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक आज का। आज की क्लास यहाँ से शुरू होती है DCD मॉडल। DCD मॉडल का फुल फॉर्म होता है डेवर्ट चैट डनकेंसन मॉडल। ठीक है, डेवर्ट चैट डनकेंसन मॉडल मैंने भी पहले भी पढ़ाया था OMC में, लेकिन उसको MOT के तौर पे नहीं पढ़ाया था, लेकिन यहाँ मैं आपको MOT के तौर पे पढ़ा रहा हूँ इसे। ठीक है, तो एक एग्जांपल उठाते हैं, DCD मॉडल होता क्या है। देखिए प्यारे बच्चे लोग, ये जो CO का एग्जांपल जरा गौर से आपने देखा, ये जो CO है, अभी जो हमने CO बनाया, कैसे बनाया CO+ से हमें क्या लेना देना, हमें तो CO से मतलब है ना। ये देखिए ये है CO, यही है ना। तो CO का ये जो पोर्शन हुआ, ये होता है होमो।
यानी CO को जब भी इलेक्ट्रॉन देना होगा तो यहां से देगा। याद रखिएगा, कान में खोस लीजिए अच्छी तरह से कि CO को जब भी इलेक्ट्रॉन देना होगा तो वो सिग्मा sp से देगा। ठीक है, यहां पर ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग नहीं है, ये बस नन बॉन्डिंग है। ये नन बॉन्डिंग है, उसको याद रखना है कि आप इसको नन बॉन्डिंग sp बोलिए, कुछ लोग सिग्मा बोल देते हैं, लेकिन आप इसको बोलेंगे सर नन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देगा। होमो की जब भी बात आएगी नन बॉन्डिंग याद रखिए। बार बार आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में ये सवाल कि CO का इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन होता था, आप उसको बोलना कि सर नन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं sp वाले। ये लाइन बोलना, ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसका लूमो कौन हुआ, तो फिर लूमो ये हुआ। और ये लूमो कौन है भाई, तो ये जैसे पाई था तो उसी तरह से ये पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, ये है लूमो। यानी कि CO को जब इलेक्ट्रॉन लेना होगा तो इसमें लेगा और देना होगा तो इसमें देगा। प्यारे बच्चे लोग, आप लोगों ने थोड़ी बहुत OMC पढ़ी होगी। अगर आपने OMC पढ़ी होगी, मैं नहीं पढ़ा है बहुत डिटेल से, आप नहीं पढ़ी तो आप मेरी OMC पढ़िए, आप जाके यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो जब OMC आप पढ़ते हो वहाँ पर तो आपको दिखता है कि सर OMC में कुछ चीज़ें हैं। क्या बता रहा हूँ मैं आपको कि समझो बात को कि OMC में ये सिखाया कि जो कार्बोनाइल होता है, ये मेटल है और ये CO है। इसको थोड़ा ऊपर कीजिए। ये मान लीजिए एक मेटल है और ये क्या हो गया, CO है। तो मेटल सबसे पहले CO को इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देता है, और CO क्या करता है, मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है। यहाँ पर बेसिकली होता क्या है पहले कि यहाँ पर पहले क्या होता है कि जो लिगेंड है, लिगेंड क्या करता है, मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है और लेने के बाद मेटल क्या करता है, उसको रिटर्न कर देता है। CO के एंटी बॉन्डिंग में CO देता है और फिर वापस क्या करता है, ले लेता है। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है ये कार्बोनाइल में सबने पढ़ा होगा कि CO इलेक्ट्रॉन देता है और उसके बिहाफ पे क्या उसको इलेक्ट्रॉन मिलता है। उसी पे तो आपने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी म्यू, पढ़ा था ना आपने। ठीक है ना, चलिए तो अब इसके बिहाफ पे हम आगे यहाँ पर बढ़े कि DCD मॉडल की बात कर रहे हैं, डेवर चैट डनकनसन मॉडल की बात करें। प्यारे बच्चे लोग एकदम रिलैक्स हो जाइए, शांत एकदम आराम से बैठिए। ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, शांति से बैठेंगे तो ही सीख पाएंगे। उछल कूद करेंगे, शांत नहीं रहेंगे तो समझने में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, एकदम शांत हो जाइए, रिलैक्स। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं DCD मॉडल में हमें पढ़ना क्या है। देखिए भाई साहब, DCD मॉडल में हमें करना क्या होता है, एक रहस्योद्घाटन करना होता है। देखिए आज मैंने सुबह अपने एक स्टूडेंट से बात की, एक मृत्युंजय स्टूडेंट हैं, उनसे मैंने बात की तो उनसे मैंने पूछा कि अच्छा मृत्युंजय बताइए कि लोगों को MOT का कितना नॉलेज होता है। ठीक है, क्या MOT पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ। तो मैंने पूछा कि भाई देखो MOT तो सब लोगों को पता होता, तो उसने बताया कि सर MOT सबको पता होता लेकिन डाई एटॉमिक से आगे सब कुछ किसी को नहीं आता। ठीक है, सबके ऊपर से जाता है। ठीक है, और चूंकि MOT ऐसा टॉपिक है कि वो 12th क्लास से लेके MSc तक पूछता है, JRF तक पूछता है, उससे आगे भी आपको काम आता है। इसलिए MOT को समराइज वे में अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए जो बेसिक था वो तो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया, आज की क्लास बेसिक नहीं है। तो बात करते हैं एग्जाम्पल CrCO6 की। अब यहाँ पर कौन सा रहस्य मैं आपको बताने वाला हूँ, कौन सा मिस्ट्री मैं सॉल्व करने वाला हूँ। प्यारे बच्चे लोग, आपने पढ़ रखा है MOT में कि आपको OMC में कि लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है और मेटल्स को इलेक्ट्रॉन लौटाता है। ठीक है, आप बोलोगे सर एक ही एग्जाम्पल तो हम सीख नहीं पा रहे थे कि जो लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है उसी को तो हम ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, आप डबल बताने जा रहे हो कि लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है फिर मेटल लिगेंड को इलेक्ट्रॉन देता है। हमने हाँ बिल्कुल, आप केमिस्ट्री बाय सिद्धांत के स्टूडेंट है तो इतना तो आपको आना ही चाहिए। देखिए CrCO6 को हमको बनाना है, इसका DCD मॉडल। ठीक है, एक का देना एक का लेना। चलो ठीक है, तो भाई सबसे पहली बात करते हैं क्रोमियम की। ठीक है, हमारे पास जो क्रोमियम है 24, ये क्या हो गया, तो ये हो गया आर्गन 4s2 3d4। सीख लीजिए, कभी एग्जांपल अगर DCD मॉडल आप किसी के सामने किसी इंटरव्यू में अगर आप बता दिया ना बोर्ड पे तो आपका सिलेक्शन 100% ठप्पा लग जाएगा आप पे। ठीक है, देखिए 4s2 3d4, 4s2 3d4 को हम लिख सकते हैं भाई साहब, ऐसे लिख सकते हैं। ये रहा 3d हमारा, देखो ये रहा 3d, ये रहा 4s, ये रहा 4p, है ना, ऐसे ही तो होता है ना। चलो देखो 3d4 1 2 3 4। ठीक है, 4s2 1 2। अब आप बोलोगे ठीक है सर आपके पास जो लिगेंड है CO, कौन सा लिगेंड है आपके पास, आपके पास लिगेंड है CO। अगर आपके पास, आपने BBT पढ़ा होगा ना, अगर CO लिगेंड है तो लिगेंड क्या होता है, स्ट्रांग है आपके पास। अगर लिगेंड स्ट्रांग है तो क्या करेगा, ये जो CO लिगेंड है ये इसको क्या करेगा, धक्का देके यहाँ पहुँचा देगा, इसको धक्का देके यहाँ पहुँचा देगा और इसको धक्का देके यहाँ पहुँचा देगा। और फाइनली आपके पास आपके हाथ में क्या आएगा, तो आपके हाथ में ये आएगा, आपके पास ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ 4s और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आपको 4p आ गया। ये 3d, ये 4s और ये क्या हो गया 4p। यानी आपके पास एक ऑर्बिटल आपको खाली मिल गया। कौन सा ऑर्बिटल खाली मिल गया, प्यारे बच्चे लोग ध्यान दीजिए, कौन सा ऑर्बिटल खाली मिल गया आपको,
तो आपको ऑर्बिटल यहाँ खाली मिला कौन सा, देखो D2sp3। अब बोलोगे अच्छा सर यही तो ऑक्टाहेड्रल होने वाला है, हमने बिल्कुल ऑक्टाहेड्रल होगा, D2sp3 आपको मिल गया। अब आप उसमें भर भर के अपना किसको डालिए, अपना CO का इलेक्ट्रॉन को डालते जाइए, जितना मर्जी करे, जितना मर्जी क्या 6 ही डाल सकते हैं ना। तो चलो आपने बैकग्राउंड तो तैयार कर लिया कि सर CrCO6 की बात अगर हम करिए हमने, तो सर CrCO6 में हमने देख लिया सर कि ऑक्सीडेशन स्टेट है नहीं, तो क्या किया, क्रोमियम में H2D4 था, तो हमने क्या किया, CO के सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड को मिला के धक्का मारा, तो पता चला ये सारा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, D में चला गया। जो D4 था, H2 था, अब वो क्या हो गया, D6 हो चुका है। तो जैसे ही D6 हो गया, अब आपके पास 2 ऑर्बिटल D में खाली, 1 ऑर्बिटल S में खाली और 1 ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल कहाँ है, P में खाली है। तो एक क्रोमियम और 6 क्या हो गया आपके पास, कार्बोनाइल है ना। एक क्रोमियम में 6 कार्बोनाइल है। चलिए रिलैक्स हो जाइए बच्चे लोग, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। एक क्रोमियम में 6 कार्बोनाइल है। देखो तो हम क्या करते हैं, क्रोमियम को यहाँ रखते हैं, हम इस साइड रखते हैं क्रोमियम को, इस साइड रखते हैं कार्बोनाइल को, कोई फर्क नहीं पड़ता किसको किधर रखते हैं आप, वो आपकी खुद की मर्जी है। चलो तो क्रोमियम लेते हैं H2D4। आपके पास पता है कि H2D4 था, उसको हमने क्या किया है, D में 6 कर दिया है। हमने D में क्या किया है, हमने D में 6 कर दिया। ध्यान दीजिए, हमने D में क्या किया है, हमने D में 6 कर दिया। देखो हमने D में क्या कर दिया है, हमने किस में D में 6 किया है, तो 3D में हमने 6 कर दिया। देखो ध्यान दीजिए, हमने D में क्या किया है, हमने D में आपको 6 कर दिया। देखिए लेकिन जो खाली कौन बच गया फिर, तो हमारे पास खाली कौन बच गया भाई साहब, तो खाली बच गया हमारे पास कौन, ये S2D2sp3। देखो D हो गया, अब D2sp3 हमारे पास खाली बच गया। देखो हमने 3 ऑर्बिटल तो भर दिए हैं, लेकिन 6 ऑर्बिटल अभी नहीं भरे। 6 ऑर्बिटल हमारे पास D का खाली है। एकदम बच्चे लोग शांत, रिलैक्स, तभी समझ में आएगा DCD मॉडल। मैंने क्या बोला कि 3D तो आप भर चुके हैं, 3D6 तो कर चुके हैं, लेकिन D2sp3 आपका खाली है अभी। आपके पास जो D2sp3 है प्यारे बच्चे लोग, वो D2sp3 अभी आपका क्या है, खाली है। देखिए ना, गिनिए, D2sp3 देखो तो हुआ टोटल 6 है, यहाँ भी देखो 6 है। तो आपके पास D2sp3 खाली, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, पूरी तरह से खाली है। देखो हम इसमें CO का इलेक्ट्रॉन डालेंगे, ठीक है। चलिए तो चलो ये तो हो गया हमारे पास क्रोमियम की बात, ये तो क्रोमियम था। अब इधर CO की बात आ जाओ। CO में क्या है आपके पास, CO में 6 कौन है, CO में कौन इलेक्ट्रॉन देता है, याद कीजिए। तो CO के पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो नॉन बॉन्डिंग की जगह पे है। देखो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब सॉरी अनपेयर्ड बोल रहा हूं, 6 इलेक्ट्रॉन के सेट हैं जो कहां पर है, तो नॉन बॉन्डिंग की पोजीशन पे है, ठीक है, यहां पर है। इसको सिग्मा बोल सकते हो, सिग्मा स्टार बोलता है, नॉन बॉन्डिंग है, इसको डायरेक्ट लिखिए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रेजेंट हैं। और बच्चे लोग ध्यान दीजिए, ये देगा यहां से और लेगा इन सब में। ध्यान दीजिएगा कि ये कहाँ से देगा। देखिए मैं बहुत डर रहा हूँ आपको पढ़ाने में कि आप पता नहीं किस तरह समझोगे। तो CO पे आ जाओ। CO देगा कहाँ से, तो CO के देने की बारी जब भी आएगी तो ये कहाँ से देगा, इसके पास 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सेट है। देखो इसके पास क्या है, इसके पास 6 सेट है नॉन बॉन्डिंग के, 1 2 3। हालांकि देखो आप इसको साथ में दिखा, एक लाइन में दिखा सकते हो, डिफरेंट लाइन में दिखा सकते हो। इसका ये मतलब मत समझना कि मैं ये बता रहा हूँ कि इनकी एनर्जी अधिक अलग अलग है। आप चाहो तो इनकी एनर्जी को एक साथ रख सकते हो, आप चाहो तो ऊपर नीचे करके रख सकते हो, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो बेटर है कि आप उसको एक साथ ही रखो, नहीं तो फिर आप बोलोगे सर आप एनर्जी का लेवल अलग अलग कैसे कर दिए, ठीक है। आप लोग हो ना, बच्चे हो ना। चलो इस साइड में देखो तो आपके पास कितने हैं, आपके पास 6 साइड है, आपके पास 3 4 5 6, ठीक है, यानी कि 6 सेट है जो सभी सिमिलर एनर्जी के हैं। यहाँ पर आपके पास D2sp3 देखो, ये भी सभी सिमिलर एनर्जी के हैं। D2sp3 1 2 3 4 5 6, और यहाँ D में 3 सेट हैं जो पहले से क्या है, भरे हुए हैं। लो देखो ये क्रोमियम का 3D, ये क्रोमियम का D2sp3 खाली है, और CO के भी पास जो है, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, उसके पास इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। इन चीज़ों को सीखना थोड़ा टफ है, बट आप सीख जाओगे क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो CO का जो आपके पास नॉन बॉन्डिंग लेवल था वो यहाँ पर है, लेकिन CO लेगा किस में, CO लेगा किस में, तो लेने के लिए CO का ये वाला पोर्शन खाली है ना जी, π2px π2py। यानी कि अगर आपके पास 6 CO है तो आपके पास 12 लेवल होगा, आपके पास 12 लेवल होगा लेने के लिए। कितना लेवल होगा आपके पास 12 लेवल होगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, और कहाँ, इससे ऊपर। तो 12 लेवल है आपके पास। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, आप चाहो तो इसको ऊपर नीचे करके लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपके पास 12 लेवल है। प्यारे बच्चे लोग, अब चलो शुरू करते हैं अपना एमओटी को। देखो अभी होगा क्या यहाँ पर कि इसके 6 इलेक्ट्रॉन जो थे, 6 सेट थे, वो सभी इसमें चले जाएंगे। देखो वो सभी इसमें चले जाएंगे, जो 6 सेट था। अरे भाई साहब प्यारे बच्चे लोग, कि आपके पास जो ये रहा क्रोमियम और ये रहा CO, 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 ये CO, ये सभी CO क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डालते हैं। और कहाँ इलेक्ट्रॉन डालते हैं प्यारे बच्चे लोग, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन डाले जाते हैं कहाँ पर, इसके किस ऑर्बिटल में, इस ऑर्बिटल में, यहाँ पर। ये देखो इसके जो है CO जो इलेक्ट्रॉन कहाँ डालते हैं, तो सारे CO इलेक्ट्रॉन डालते हैं। CO जितने इलेक्ट्रॉन डाले, एक मिनट रिलैक्स हो जाइए, ये CO था, तो CO के ये जितना सिग्मा इलेक्ट्रॉन ये कहाँ डालते हैं, तो मेटल के D2sp3 में इलेक्ट्रॉन डालते हैं। तो इन सब ने मिलकर क्या किया, मेटल के D2sp3 में इलेक्ट्रॉन डाल दिया। लेकिन ऐसे थोड़ी डाला जाएगा, एमओटी पढ़ रहे हैं ना, कोई केमिकल बॉन्डिंग थोड़ी पढ़ रहे हैं कि बीबीटी, सिंपल सी बात पढ़ रहे हैं। आपको पता है कैसे बनाया जाएगा, तो आपको बनाया इस तरह जाएगा। देखो ये 6 है, तो ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों टर्म में बनेगा। देखो समझो बात को, 1 2 3 4 5 6, देखो तो 6 बना दिया आपने बॉन्डिंग। और अगर 6 बॉन्डिंग बनाए तो एंटी बॉन्डिंग कौन बनाएगा, 1 2 3 4 5 6। देखो आपने 6 बॉन्डिंग बनाया, तो आपने 6 क्या बना दिए, 6 एंटी बॉन्डिंग में बना दिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपका काम फिनिश हो गया कि आपने क्या किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या किया, आपने लेने देने का काम किया। लेकिन ये जो बॉन्डिंग हो रही है, रिटर्निंग में जो बॉन्ड दिया जा रहा है, ये एक क्या बोले आपको, ये सेकेंडरी बॉन्ड है, इसमें एंटी बॉन्ड नहीं बनेगा, इसमें कोई भी एंटी बॉन्ड नहीं बनेगा। इसलिए जब इसको इलेक्ट्रॉन देना होगा, देखिए आप समझिए, ये CO का होमो था और ये क्रोमियम का क्या था, लूमो था। समझिए बात को, इसने क्या किया, CO के इलेक्ट्रॉन को उठा के D2sp3 में डाल दिया। तो आपको पता है जब भी बॉन्ड बनेगा तो ऐसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखो है ना। देखो तो 6 बॉन्ड बना है कि नहीं, देखो तो 6 बॉन्ड बना है, देखो तो बना है 6 बॉन्ड। लेकिन अब बारी है क्या, आपको मेटल के इलेक्ट्रॉन लौटाने की कार्बोनाइल को, क्योंकि यही होता है। अब बारी किसकी है कि मेटल लौटा दे कार्बोनाइल को। देखो तो ये कैसे होगा, तो मेटल लौटा दे कार्बोनाइल को। ये देखो इसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ ऑर्बिटल क्या है, 12। ऑर्बिटल कितना है, 12। तो अब यहाँ से डायरेक्टली आपको इस तरह दिखाना है कि ये जो है क्या किया, अपना 6 इलेक्ट्रॉन उन 12 ऑर्बिटल को दे दिया। यानी हर एक ऑर्बिटल को पार्शियल इलेक्ट्रॉन दिया, हर एक ऑर्बिटल को 1 इलेक्ट्रॉन दिया। जहां हर एक ऑर्बिटल को 2 इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए था, तभी जाके बॉन्ड बनता है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर सभी को 1 1 इलेक्ट्रॉन। देखो ये 6 इलेक्ट्रॉन है और यहां 12 ऑर्बिटल, और ये 12 कौन सा है, तो ये हो गया पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। किसका, तो CO का। और दे कौन रहा है, क्रोमियम का 3D। तो देखो ये यहां से यहां क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। अब इससे प्रॉब्लम क्या आती है प्यारे बच्चे लोग, कि ये जो बॉन्ड बनता है CO और MO के क्रोमियम के बीच, जो ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है, इन सभी बॉन्ड का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो तो ठीक है, हर एक से क्या कर रहा है, यहाँ बॉन्ड बन रहा है। लेकिन प्रॉब्लम तब आ गई जब ये इसको लौटा रहा है। तो 6 इलेक्ट्रॉन लौटाया जा रहा है 12 ऑर्बिटल को। इसका मतलब ये है कि जो बॉन्ड अब बनेगा वो बॉन्ड कंप्लीट नहीं होगा। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चे लोग, क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि जब क्रोमियम को CO इलेक्ट्रॉन देगा तो कंप्लीट बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, कंप्लीट बॉन्ड बनेगा। लेकिन जब क्रोमियम CO को लौटाएगा तो ये पार्शियल बॉन्ड बनेगा। देखिए यही है आपका DCD मॉडल। आप किसी और पे भी अप्लाई कर सकते हैं इसको, लेकिन एक एग्जांपल काफ़ी है इसको समझाने के लिए। आ रही बात समझ में कि आपने क्या किया, सबसे पहले लिगेंड ने मेटल को इलेक्ट्रॉन दिया और फिर मेटल ने क्या किया, लिगेंड को इलेक्ट्रॉन लौटाया। आ रही बात समझ में। तो इस तरह से जो है आपका बॉन्ड बना। अब बोलोगे सर देखो ये तो क्या हो गया, ये सभी जितने भी बॉन्ड हैं इन सब का तो क्या हो गया, इनका तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है क्या। आप बोलोगे सर बॉन्ड ऑर्डर फॉर्मूला से निकालो सर मेरे, ठीक है। देखो फॉर्मूला से आप निकालोगे तो क्या करोगे, आप यही करोगे ना, 12 माइनस 0/2 6। क्या 6 बॉन्ड ऑर्डर है, नहीं भैया, बॉन्ड भी तो 6 है, एटम भी तो 6 है बॉन्ड बनाने वाले। तो 6 डिवाइडेड बाय 6 तो क्या 1 नहीं हो गया, नहीं समझ रहे बात को। आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन है और 12 बॉन्डिंग है, 0 एंटी बॉन्डिंग है। तो 12 माइनस 0 कर दिए तो क्या हो गया आपको, तो 12 माइनस 0 की तो 12,
डिवाइड बाय 2, तो आपके बॉन्ड ऑर्डर कितना है 6, लेकिन एटम भी तो 6 है, एटम भी तो आपके पास 6 है बॉन्ड बनाने वाले, तो सब में एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इसका मतलब सभी के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या आया 1 1 आया। तो ये तो वो बॉन्ड था जो कंप्लीट बॉन्ड बना, लेकिन एक और बॉन्ड बना है पार्शियल बॉन्ड, उसके लिए भी तो देखना होगा। तो अगर पार्शियल के लिए देखोगे आप, तो आप देखो कि आपके पास क्या हो गया 6 माइनस 0, बॉन्डिंग माइनस 0, एंटी बॉन्डिंग 0, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया आपको 2, तो 6 माइनस क्या हो गया, सॉरी 6 माइनस 0 बटा 2 बराबर 3, लेकिन कितने एटम में डिस्ट्रीब्यूट है, तो ये एटम में डिस्ट्रीब्यूट है कितने 6 एटम के साथ डिस्ट्रीब्यूट, देखो 6 एटम के साथ 6 बॉन्ड में डिस्ट्रीब्यूट है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पार्शियल बॉन्ड का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना आया, तो वो आपको हाफ आया। यानी आप कह सकते हैं कि CO का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 1.5 होता है। कितना होता है, CO का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कितना होता है 1.5 होता है। बोलिए आपको बात समझ में आई? तो इस तरह से आपको भी कंप्लीट समझ में आ गई होगी बात कि भाई साहब DCD मॉडल क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम इस पर ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे अपना। आपको ये पता है कि भाई साहब देखो ये 3D है, ये D2sp3 है, D2sp3 यहाँ है, 3D यहाँ है, जबकि CO का क्या हो गया, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, जबकि वो क्या हो गया एंटी बॉन्डिंग वाला पोर्शन हो गया। तो ये अपने क्या करेगा, बॉन्डिंग अपने नॉन बॉन्डिंग से इसके इसमें दे देगा, तो इससे क्या हो जाएगा यहाँ बॉन्डिंग और वहाँ क्या बना एंटी बॉन्डिंग। लेकिन चूंकि सेकेंडरी बॉन्ड यहाँ बनता है, तो सेकेंडरी बॉन्ड में आप एंटी बॉन्डिंग नहीं बना सकते। ठीक है, आपको अलग से एंटी बॉन्डिंग बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या करते हो कि बस को ऐसे दिखा दिए, और आपने दिखाया कि भाई इस बॉन्ड के लिए आपको बॉन्ड ऑर्डर 1 आया, इस बॉन्ड ऑर्डर के लिए आपको क्या हो गया वह हाफ आया, तो टोटल जो बॉन्ड ऑर्डर आया CrCO होल 6 में 1.5 आया। आप इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो यही है आपका DCD मॉडल। आई बात समझ में? चलिए तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ें और अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की। ठीक है, अब हम यहाँ बात करेंगे, यहाँ पर से आगे बढ़ के अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में देखेंगे कि कैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में जो MOT होती है उसको देखा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के एग्जाम्पल्स। ठीक है, हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम लोग MOT देखेंगे। अब हम लोग MOT के टफेस्ट पार्ट में आ चुके हैं प्यारे बच्चे लोग, लेकिन ये भी आपको बिल्कुल फूल की तरह ही आपको ईजी लगेगा। ठीक है, क्योंकि आपने इससे पहले के लेक्चर्स को बिना छोड़े देखा है, तो यहाँ भी आपको चीज़ें बहुत ही आसान लगेगी। एकदम रिलैक्स हो जाइए, चिल मारिए, बैठिए, ठंडा पानी पीजिए। ठीक है, और रिलैक्स होकर बैठिए प्यारे बच्चे लोग। अब हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जब हम बात करते हैं तो शुरुआत करते हैं, मान लीजिए हम कहाँ से, ऑक्टाहेड्रल से। एक एग्जाम्पल उठाते हैं Ml6। ठीक है, क्या उठाया हमने, Ml6 उठाया। जब हम Ml6 उठाते तो आपको पता है Ml6 में एक मेटल है और 6 क्या हो गया आपके पास, लिगेंड हो गए। तो जो मेटल है आपके पास एक, उस मेटल की अगर बात करें तो मेटल में S भी होता है, P भी होता है और D भी होता है। आपको पता है कि S ऐसा होता है, P ऐसा होता है, D ऐसा होता है। S है तो इक्वल चार्ज इक्वल साइड, सभी तरफ एक चार्ज है, इसका मतलब ये हो गया G रेड। P जो होता है P ऐसा नहीं, अगर इधर प्लस इस साइड माइनस होगा तो ये होता है अनजी रेड। और D फिर से क्या होगा, ये प्लस होगा तो ये भी प्लस, और ये माइनस तो ये भी माइनस, इसलिए ये 1 सेकेंड क्या होता है, G रेड हो जाता है। तो S को जो लिखा जाता है, S को लिखा जाता है क्या, A1G। क्या लिखा जाता है, S को लिखा जाता है A1 और G फॉर G रेड। U को लिखा जाता है T1 और फिर क्या हो गया U के लिए अनजी रेड। लेकिन D में 2 पोर्शन है ना, D में तो 2 पोर्शन है, एक हो गया dx² y² प्लस dz², और एक हो गया dxy चाहे dyxz और एक dyz। प्लस लिखना सही नहीं है, इसे लिखिए। ठीक है, तो आपके पास 2 पोर्शन हो गए। तो G रेड तो है D, लेकिन इसमें 2 पोर्शन हो गए। आपको पता है कि इस वाले पोर्शन को हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम Eg, और इसको क्या लिखते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं T2G। तो इसका मतलब है कि G में भी, इसमें D में 2 पोर्शन है, कौन, एक तो हो गया T2G और एक हो गया Eg। प्यारे बच्चे लोग एकदम रिलैक्स हो जाइए, यहाँ तक तो आप सभी को पता है, बचपन से आप सभी ये चीज़ जानते हैं। ठीक है, लेकिन अब जरा सोचिए कि इसमें आपके पास जो 3 एक्सिस होते हैं, ठीक है, आपके पास एक्सिस होते हैं 3 इस तरह से। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, या एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है ना। इस तरह से आप इसी तरह कंपाउंड बनाते हैं ना, एल ऐसे ही बनाते हैं ना। तो एक क्या हो गया भाई, एक हो गया आपका एक्स एक्सिस हो गया, एक आपका वाई एक्सिस हो गया, एक आपका जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, ये चीज़ आपको पहले से पता है। प्यारे बच्चे लोग देखिए, ये S जो है इसमें एक्सिस से बाहर जाने की बात ही नहीं आती है। P जो होता है वो भी PX PY PZ एक्सिस पे ही होता है, और जो EG होता है ये भी क्या होता है, ये भी ऑन द एक्सिस ही होता है, यानी कि ये भी एक्सिस पर ही रहेगा। लेकिन ये जो T2G है ये बड़ा बदतमीज है, ये एक्सिस से बाहर भाग जाता है, यानी एक्सिस पर ना हो के एक्सिस के बीच होता है।
जो T2G होता है पता है ना, dxy dxz dyz, ये एक्सिस पर तो नहीं होते, ये तो एक्सिस के कहाँ होते, ये तो एक्सिस के बीच में होते, चाहे dxy ले लीजिए, चाहे dxz ले लीजिए, चाहे dyz ले लीजिए। इसका मतलब है कि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपके काम नहीं आने वाला है, ये पोर्शन ऑक्टाहेड्रल में आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल का मतलब हो गया ओनली ऑन द एक्सिस। लेकिन T2G बोलता है कि भाई साहब मैं तो एक्सिस पे हूँ ही नहीं, मैं तो एक्सिस के बीच से आने वाला हूँ। इसका मतलब ये है कि आपको इसको छांटना होगा, आपको क्या करना होगा, आपको इसको कट करके चलना होगा, यानी कि आपको इसकी बात नहीं करनी होगी। तो आप किसको लेके चलेंगे भाई, तो आप लेके चलेंगे A1G को, आप लेके चलेंगे T1U को, और आप लेके चलेंगे EG को। ठीक है, चलिए, तो ये तो मेटल की बात थी, ये तो क्या थी, ये तो मेटल की बात थी। और मेटल किससे बॉन्ड बनाएगा, तो मेटल बॉन्ड बनाएगा लिगेंड से। अब एक बात बताइए, जो ऑर्बिटल अगर यहाँ एक्सिस पर है तो वो उसके भी उसी पोर्शन को यूज करेगा ना, क्या सोचिए, अगर मेटल है, मेटल ऑन द एक्सिस, उसके पास और इलेक्ट्रॉन है, तो वो लिगेंड के साइड एक्सिस में कैसे डालेगा, वो तो उसके भी उसी टाइप के एक्सिस में इलेक्ट्रॉन डालेगा ना। अगर आप बहुत एजुकेटेड है तो आपके दोस्त लोग भी जनरली एजुकेटेड ही तो होंगे, क्या है कि नहीं। सपोज करो कि आप केमिस्ट्री के फैकल्टी हो, कॉमर्स वालों से आपकी दोस्ती कैसे हो जाएगी, नहीं होगी, जनरली नहीं होगी। और घास चराने वाले मजदूर से दोस्ती, और हाँ ठीक है, पहले बचपन से दोस्ती बनी हो तो अलग बात है, लेकिन ये कहने का मतलब है कि लोग अपने टाइप के ही लोगों से जुड़ जाते हैं। ठीक है, इसके पीछे आप कोई कैपिटलाइजेशन की बात मत सोचिएगा, बस मैंने एक एग्जाम्पल दिया केमिस्ट्री समझाने के लिए। ठीक है, बाकी मैं खुद बहुत डाउन टू अर्थ सोचता हूँ। ठीक है, चलिए, तो हम यहाँ से बात को हम लोग लेके चलते हैं कि भाई साहब हमने क्या पढ़ना है, हमें ML6 देखना है। ठीक है, हमें क्या देखना है, हमें ML6 देखना है। ये रहा ML6। अगर ML6 की बात करें तो आपने बता दिया मैंने आपको कि आप देखो यहाँ क्या लोगे, आप यहाँ पर ले लो, आप यहाँ पर S ले लो। देखो क्या क्या लेना है आपको, तो आपको यहाँ पर S लेना है, लेकिन S से पहले आपको पता है कि अगर किसी कंपाउंड लेना है, मान लो 4S है तो 3D है और 4P है ना। इसका मतलब ये है कि 3D को अगर हम N-1 लिखेंगे, और से देखो 3D को अगर हम क्या लिखते हैं, N-1D लिखते हैं, तो 4S को भी हम NS लिखेंगे और 4P को भी हम क्या लिखेंगे, NP लिखेंगे। चलो वेरी गुड, तो ये रह गया हमारा कौन, N-1D नीचे, देखो N-1D नीचे। उसके बाद क्या हो गया भाई, उसके बाद ऊपर हो गया NS, और उसके बाद कौन हो गया ऊपर, NP। ठीक है, देखो N-1D, NS और NP, ये किसके लिए ले रहे हैं, ये ले रहे हैं भाई साहब लिगेंड के लिए, सॉरी लिगेंड नहीं, ये ले रहे हैं मेटल के लिए। इस साइड किसको ले रहे हैं हम, इस साइड हम ले रहे हैं मेटल को। ठीक है, क्योंकि मेटल के पास N-1D है। अब आपको पता है कि N-1D में तो दो पोर्शन आ गए, N-1D में से दो पोर्शन आ गए भाई, तो कौन कौन, तो आप बोलोगे सर देखो बेईमानी मत करो सर, N-1D में आपके पास दो पोर्शन है। बोलिए कौन कौन, तो N-1D में आपके पास है सर कौन, एक आपको आ गया कौन, T2G, और एक कौन आ गया आपको, तो एक आपके पास आ गया EG। हम बोले बिल्कुल सही बात है, तो इसका मतलब है फिर आप SP को ऐसे क्यों लिखे हो, बिल्कुल मत लिखो, फिर आप उसको क्या लिख दो, S के बदले लिखो A1G, और उसके बदले क्या लिख दो, T1U। बोलिए कुछ कुछ समझ में आ रही बात, दिल में उतर रहा है लेवल भाई साहब देखो, ये N-1D, ये हो गया NS, ये हो गया NP, है ना। तो हम तो बस इसको ले रहे हैं अभी अपने हिसाब से। चलो देखो, है ना, ये हो गया आपके पास मेटल। देखो तो ये T2G और EG एक साथ हमने लिए, A1G और T1E। आपने CO का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो हमने इसी टाइप से बताया था। ठीक है, आपको पहले मैं बता दे रहा हूँ कि आपको जो T2G है वो किसी काम का नहीं है, T2G किसी काम का नहीं है, तो T2G आपको नॉन बॉन्डिंग लेवल पे रह जाएगा। T2G कुछ नहीं करने वाला, T2G कहाँ रह जाएगा, तो T2G आपको नॉन बॉन्डिंग लेवल पे रह जाएगा, कोई बात नहीं। अच्छा चलो, ये तो आपने मेटल ली, अब लिगेंड की बारी है। लिगेंड आपके पास कितने, 6 लिगेंड है आपके पास। लिगेंड कितने हैं आपके पास, 6 लिगेंड। अगर लिगेंड है तो लिगेंड में भी आपको अगर इससे बॉन्ड बनाना है तो बॉन्ड बनाने वाले भी तो आपको वहीं लेने होंगे ना। आपके पास लिगेंड में कितने हैं, लिगेंड 6 हैं आपके पास। चलो लिगेंड आपके पास कितने हो गए, 6 हो गए। 6 को चाहे तो आप ऐसे करके दिखा दो, ठीक है, या एक ही लिख दो, सिर्फ लिख सकते हो, या तो फिर 6 लिगेंड लिख दो, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ही बार में क्या कर दो, 6 लिगेंड लिख दो, और एक ऑर्बिटल दिखा दो कि हाँ भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो किसी के पास एक ही सेट हो, एक लिगेंड के पास एक ही सेट इलेक्ट्रॉन होगा ना, लेकिन वो लेगा कहाँ, उसी ऑर्बिटल में जिसके साथ वो बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, चलो इसका मतलब यहाँ भी कौन कौन है लिगेंड इसकी जगह पे, तो यहाँ भी आपको A1G है, T1U है, और क्या हो गया, EG है। देखो आप समझ सकते हैं कि एक लिगेंड के पास क्या होगा, देखो A1G यानी S, T1U यानी P, और EG यानी क्या हो गया आपको
तो PEG मतलब वो 2 वाला D, ठीक है, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो चलो आप तो सब कुछ ले ही चुके हो, अब चलो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, सबसे पहले यहाँ बॉन्ड बनाना स्टार्ट कीजिए। देखो ये जो EG है, ठीक है, और एक A1G है, देखो S वाला, S सबसे पहले बॉन्ड बनाएगा और S का जो बॉन्ड होगा वो सबसे नीचे जाएगा, S जो होगा वो सबसे नीचे जाएगा, ठीक है। तो इसके पास तो सब कुछ है, देखो S भी है, P भी है, देखो S P D सब है। तो ये इसने एक बॉन्ड बनाया, अगर यहाँ एक बॉन्ड बनाएगा तो आपको भी ऊपर एक बॉन्ड इस तरह से बना देना है, देखो, ठीक है। ये कौन बनाया, ये A1G वाला बनाया, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं A1G और यहाँ क्या लिखोगे आपको A1G स्टार, ठीक है। चलो अच्छी बात है। अब इसकी बारी है कौन, T2G बोला कि भाई साहब देखो मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, ठीक है, हमको माफ़ कर दो, हमको ऐसे ही छोड़ दो, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। हमने भाई तुमको जा तो तुम वैसे भी नहीं पाओगे, क्योंकि तुम क्या हो भाई, ऑन द एक्सिस नहीं हो, तुम क्या हो, साइड टू द एक्सिस हो, ऑन द एक्सिस नहीं हो तुम, इसलिए तुम्हारी बात नहीं की जाएगी। आप इसका इलेक्ट्रॉन दिखाने की जरूरत नहीं, पता नहीं कौन सा हम ML6 ले रहे हैं ना, कोई भी एटम हो सकता है, तो आपके पास 3 छोड़ दोगे। अब बारी आएगी किसकी, EG की, किसकी बारी आ गई, EG की बारी आ गई। तो जैसी EG की बारी, EG के पास क्या हो गया, EG के पास 2 ऑर्बिटल होंगे ना, सोचो EG के पास कितने ऑर्बिटल होंगे, तो EG मतलब 2, तो वो 2 जाएगा तो उसके भी EG वाले पोर्शन से क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा इस तरह से, देखो ये देखो, इसकी इस वाले पोर्शन से बॉन्ड बना लिया। अगर यहाँ बॉन्डिंग बनाया है तो यहाँ तो एंटी बॉन्डिंग बनेगा ना, ये देखो, अगर बॉन्डिंग बना तो क्या बना, एंटी बॉन्डिंग बनेगा। और अब बारी किसकी आ गई, तो बारी आ गई T1U की, किसकी बारी आ गई, तब बारी आ गई T1U की, ये T1U क्या हो गया भाई, तो ये जो T1U है, T1U का मतलब क्या होता है, तो T1U का मतलब P, तो अगर P है तो ये यहाँ बॉन्ड बना देगा आराम से, ये देखो, और अगर ऊपर बनाया है तो यहाँ भी बना देगा इस तरह से, ये लो। चलिए तो इन ऑर्बिटल को नाम लिखते हैं, इन ऑर्बिटल्स का। देखो आपको ये A1G है, आपको पता है कि ये 2 है, तो कौन सा है भाई, ये EG और ये भी EG ही है, पाई, लेकिन पाई है, पाई EG, पाई का मतलब यहाँ पर एक D स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा और एक DZ स्क्वायर होगा, तो यहाँ भी तो पाई स्टार ही होगा ना, देखो ये भी तो क्या होगा, ये भी तो पाई स्टार ही होगा। चलो अब पाई स्टार लिखो, चाहे क्या लिख दो आप, EG स्टार लिख दो, ठीक है, आप पाई स्टार लिखो भाई साहब, आपकी मर्जी है, जो भी करना चाहो कर सकते हो, आप पाई स्टार लिखो चाहे EG स्टार लिखो, ठीक है, लिख सकते हो EG स्टार, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नीचे EG है तो ऊपर EG स्टार हो जाएगा, बस EG स्टार मतलब पाई है यहाँ पर। ये वाला क्या हो गया, देखो ये A1G था तो ये क्या हो जाएगा, A1G का स्टार, और ऊपर क्या हो गया, ये वाला, तो ये वाला हो गया कौन आपको, ये T1U था, देखो ये नीचे था T1U था, T1U, तो यहाँ भी क्या हो गया, T1U का स्टार, T1U का स्टार, T1U का स्टार, लो बताइए। तो इस तरह से आपने क्या किया, आपने पूरा अपना कंपाउंड बना लिया। अब कोई एग्जांपल उठा के देखते हैं, ठीक है, कोई एग्जांपल उठा दो, जैसे कि हम उठा लेते हैं, जैसे FeNH3 ठीक है, FeNH3 लेते हैं हम लोग। तो भाई साहब अगर FeNH3 तो सबसे पहले इसकी चिंता कीजिए, सबसे पहले नॉन बॉन्डिंग की चिंता कीजिए, उसके बाद किसी की बात कीजिएगा। जब नॉन बॉन्डिंग की बात करेंगे तो Fe पे +3 आएगा, यानी S0D5 होगा। सोचिए लेकिन लिखने क्या, तो तेज बच्चे हैं आप लोग। Fe3+ का मतलब क्या हो गया, S0D5 हुआ, D5 हुआ तो क्या आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है NH3, वो पीछे धक्का दे देगा, तो जब धक्का दे देगा तो D में कितने चले जाएंगे, D में 5 होंगे, वो 3 में चले जाएंगे। अरे भाई साहब प्यारे बच्चे लोग, ये जो D5 है इस तरह से, ये था ना, तो जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स को धक्का मारेगा तो क्या आप कहाँ पहुँच जाएगा, ये सब यहाँ पहुँच जाएगा ना। इसका मतलब ये 5 के 5 यहाँ होंगे, ठीक है, ये 5 कहाँ होंगे, ये 5 यहाँ होंगे। और अब आपके पास क्या हो गया, अब आपके पास बाकी के जो इलेक्ट्रॉन भर दो आप, इसको कहाँ भरो, देखो S में इलेक्ट्रॉन भरोगे, ठीक है, फिर P में इलेक्ट्रॉन भरोगे इस तरह से, P नहीं मतलब EG, ये EG वाला पोर्शन है, फिर ये P है। अरे भाई साहब लिखते हो ना D2sp3, तो ये देखो S भरे, भर दिए, D2 भर दिए, P भरे, बिल्कुल भर दिए, D2sp3 हो गया हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन कहानी अभी शुरू हुई है। अब क्या कहानी शुरू हुई है भाई, तो इस वाले T2G और इस EG के बीच जो गैप है, इस T2G और EG के बीच जो गैप आ गया, देखो EG स्टार के बीच, इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया डेल्टा, ठीक है। ये क्या हो गया आपको, ये डेल्टा। ख्याल इसमें छोड़िए, इसमें कहाँ उतना जाना, हम लोग कोऑर्डिनेशन थोड़ी पढ़ रहे हैं, आपको MOT पढ़ाना मेरा टारगेट था, वो मैंने पढ़ाया, ठीक है। आप एक बार दोबारा से इसको दिखा देता हूँ मैं आपको, ये पूरी की पूरी चीज़ मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ। प्यारे बच्चे लोग एकदम रिलैक्स,
Ml6। इस साइड ले लीजिए मेटल, इस साइड ले लीजिए लिगेंड। कितना लिगेंड है भाई? 6 लिगेंड है। आप चाहो तो 6 लिगेंड के बदले 6 दिखा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो सिंबॉलिक है बस ये सब, ठीक है। और ये रहा इधर मेटल वाला पोर्शन। मेटल के पास क्या हो गया? तो मेटल के पास आपको पता है कि मेटल के पास आपके पास यहाँ S है, तो S को क्या लिखते हैं? A1G। क्या लिखते हैं? A1G। इसके पास P भी है। क्या है? इसके पास P भी है, तो P को कैसे लिखेंगे भाई? तो P को लिखेंगे T1U। इसके पास D भी है, तो D में 2 पोर्शन है। D में कितने पोर्शन? D में 2 पोर्शन है। कौन कौन? तो एक हो गया आपको Eg, जिसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, एनर्जी कम है, मतलब एनर्जी कम है इसकी। और एक कौन हो गया? एक हो गया आपके पास T2G, जो किस फॉर्मेट में रहता है? तो इसके पास क्या हो गया? ये हमेशा नॉन बॉन्डिंग के फॉर्मेट रहता है, क्योंकि ये बॉन्ड बॉन्ड नहीं बना रहा है, आवारा है ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर? शुरू करते हैं। सबसे पहले S की बात करते हैं। S सिमेट्रिकल होता है, इससे सबसे नीचे आ जाएगा। ये देखो S आ गया सबसे नीचे, ठीक है। नीचे इसको यहाँ तक लेके आओ। ये भी लोग सवाल पूछते हैं कि S को सबसे नीचे क्यों आया? क्योंकि S सबसे सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। T2G बोला हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, बोले ठीक है मत जाओ, रह जाओ यहीं पर, ये यही रह गया, ठीक है। EG बोला कि भाई साहब देखो S तो सबसे नीचे चला गया था, अब हमें 2 बॉन्ड बनाना है, बनाने 2 बॉन्ड। बोले ठीक है बनाओ। कौन रोका है आपको? इसने 2 बॉन्ड बनाए, ठीक है, इसने 2 बॉन्ड बना लिया। अगर यहाँ ये 2 बॉन्ड बना रहा है तो ये ऊपर भी तो बनाएगा, तो ये इसने ऊपर बना लिया यहाँ पर, देखो। अब T1 ये गुस्सा करने लगा कि भाई मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। बोले नहीं भाई इज्जत है तुम्हारी, ठीक है, तुम भी बना लो अपना बॉन्ड। ये देखो ये यहाँ, तो इसने अब यहाँ बॉन्ड बना लिया अंदर की तरफ। अरे भाई साहब S, ठीक है, D2sp3 होता है ना, तो D2 तो यहाँ हो गया, तो ये D2 तो यहाँ पर रहेगा, ये S और ये क्या हो गया? P हो गया, तो यहाँ पर P। चलो इसको यहाँ लगाने अच्छी बात नहीं है, इसको हम यहाँ लगा देते हैं ताकि अच्छा लगेगा देखने में। यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये लो हो गया। अब आपको बस पता है कि D में जितना भी पीछे धक्का दोगे तुम पहुंचाओगे, वो सबको यहाँ लिख देना। अरे भाई साहब बात समझो ना, D में तो जितने भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड धक्का मार के D के इलेक्ट्रॉन को पीछे पहुंचाएगा, D3 में जो पहुंचाएगा DXY DZ YZ उसको यहाँ लिख देना, काम खत्म, बाकी को नीचे भर दो, हो तो गया, यही तो है। हाँ अब आपको, अब हाँ इसका नाम याद रखना जरूरी होता है, लोग यही मिस कर जाते हैं, लोग इन्हीं चीज़ों में मिस कर जाते हैं। कैसे मिस करोगे भाई? मिस नहीं करना है पहले। सबसे पहले तो आपको यहाँ क्या हो गया? आपको S लिखना होगा। S को क्या लिखोगे? A1U, सॉरी A1U नहीं, A1G, G रेड होता है, उसके ऊपर P होता है, तो T1 क्या U, उसके नीचे D होता है, लेकिन D का ये वाला कौन सा पोर्शन है? ये 3 वाला पोर्शन, तो T2G। और ये कौन सा पोर्शन जो बॉन्ड बना रहे थे? ये हो गया EG, हो तो गया। और यहाँ पर कौन कौन है भाई? यहाँ भी तो अगर वहाँ A1 का बॉन्ड बनाना था, यहाँ भी तो A1 यूज होगा। अगर यहाँ T1 यूज रहा तो यहाँ भी तो T1 होगा, T1U क्या, A1G T1U। और यहाँ पर क्या हो गया? ये कौन सा? EG। क्या T2G को यहाँ लिख सकते हैं? क्या T2G यहाँ पे होगा? होगा ही नहीं, क्योंकि T2G अब एक्सिस पे है ही नहीं। तो बॉन्ड बनाने के लिए तो हम एक्सिस का यूज करेंगे, जबरदस्ती तो टेढ़ा मेरा बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, तो बॉन्ड बनाने के लिए एक्सिस का यूज करेंगे। तो अगर इधर एक्सिस वाला लिया तो उधर भी तो एक्सिस वाले ही लेंगे ना। T2G तो नॉन बॉन्डिंग रह गया, उधर होने का सवाल ही नहीं उठता है। अब आपको कोई भी कंपाउंड है, जैसे देखो अब इसमें डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक कुछ भी चेक करना, आपको याद है जब बचपन में बच्चे थे 11 12 में, वहाँ पर डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बहुत अच्छे तरीके से चेक करते थे, है ना। D2sp3 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भर देते थे, बढ़ के गिन लेते थे, चेक कर लेते थे, इन ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन लो स्पिन, ठीक है, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक। यहाँ मत करना, ठीक है, यहाँ उस गधे वाले तरीके से मत करना। आप लोग 11 12 के बच्चे नहीं, यहाँ पर कैसे करना देखो, एक एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं आपको। FeCN6 K2 FeCN4, ठीक है, K2 FeCN6 है, नहीं K2 नहीं K4 FeCN6 है। अब K4 FeCN6 है तो Fe पे क्या हो गया? Fe पे +2 आ गया, +2 हो गया तो D6 हुआ, D6 हुआ तो भाई स्ट्रॉन्ग लिगेंड है CN, सबको धक्का मार के पीछे पहुंचा देगा। कहाँ चला गया? सारा का सारा। प्यारे बच्चे लोग, आप नहीं सीखेंगे तो मेरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। देखो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन पीछे धक्का मार के पहुंचा दिया। आप 6 का 6 यहाँ, जैसे 6 की 6 गोलियाँ आप यहाँ पर उतार देना। अब बोलना कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो पता चलेगा D2sp3 भर दो, ये लो D2, दोनों D भर गया, sp3 ये लो। अब समझाओ सामने वाले को डायमैग्नेटिक की पैरामैग्नेटिक, सामने वाले की होश ना उड़ जाए ना, तो बताएगा कि जिस MOT से बच्चे भागते हैं, जिस MOT से लोग डरते हैं, उस MOT को आप लोग खिलवाड़ बना दिए। उस MOT पे आप लोग डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, आपको मैं बताऊं पूरे इंडिया में
शायद 0.01% बच्चे होंगे ना जो इस पे डायग्राम बना के किसी को डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक दिखाएं। पता है लोग क्या करते हैं, लोग ऐसे डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक दिखाते हैं। ये वाले एग्जाम्पल में लोग D2sp3 लिखते हैं, D2sp3 लोग ऐसे लिखेंगे, डी ऐसे ऐसे बच्चों वाला तरीके से, डी ये एस ये पी, जो बुतरू वाला तरीका होता है ना, फिर डी, याद है ना 12 से आप लोग इसी चीज़ को पढ़ते हैं। पहले आप डी को यहाँ भरेंगे, फिर यहाँ से D2 लेंगे, फिर यहाँ से एस लेंगे, यहाँ से पी लेंगे, और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड के बदले वीक लिगेंड को यहाँ छोड़ के फिर आप क्या करेंगे, यहाँ 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 चले जाएंगे। ये सब चीज़ किए हैं कि नहीं, खूब किए होंगे आप लोग, है कि नहीं। तो ये चीज़ आप किए हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपने किया होगा। लेकिन इस मेथड से आप यहाँ पर ट्राई मत करो। अब आप सीनियर, बस सीनियर हो, प्रोफेसर की इक्विवेलेंट हो, अब आप कोई स्टूडेंट नहीं हो जो आप ये सब काम करोगे, ठीक है। तो चलो ये यहाँ पर रह गया, ठीक है। आप बोलोगे सर एक बात बताइए सर, अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया कि एक वीक लिगेंड आ गया, अगर आप बोलोगे ठीक है सर आपने ये जो बताया अपने स्ट्रॉन्ग लिगेंड का तरीका बताया कि जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड ने क्या किया, धक्का मार के सबको क्या कर दिया, DT2G में पैक कर दिया। लेकिन सर अगर ऐसा हो जाता कि हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड के बदले वीक लिगेंड लेके आ गए, जैसे कि ये वाला ले लो सर, जैसे कि K4FeCl6, सर अब क्या किया जाए सर, क्योंकि अब तो Cl को धक्का मार के पीछे पहुंचाएगा नहीं, तो अब क्या करेंगे। हमने हाँ, इस केस में वो पांचों का पांचों नॉन बॉन्डिंग रह जाएगा। क्या समझे, इस केस में डी पे प्रेजेंट पांचों के पांचों ऑर्बिटल डीजेनरेटेड एंड नॉन बॉन्डिंग रह जाएंगे। उन सब को आपको ऐसे ही हटा देना है, उसको यूज ही नहीं करना है, क्योंकि आप गए ही नहीं ना, आप तो गए ही नहीं पीछे बॉन्ड बनाने के लिए। आप समझो बात को, जब इस टाइप का एग्जांपल आएगा तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा ही नहीं। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3d2 आएगा, sp3d2 आएगा। और अगर D आगे चला गया तो अगर D आगे चला गया तो फिर आगे वाले D में फिर D3 जो dxy dxz dz उसकी जगह कहाँ बची, उसमें कोई है कहाँ, नहीं समझ रहे हैं। जैसे कि आप इसमें इलेक्ट्रॉन भरना चाहते हैं, आपने इसमें इलेक्ट्रॉन भरा, देखो एग्जांपल समझो, जैसे कि आप इसमें इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, कौन, K4FeCl6, आप इसमें इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। भाई साहब ये तो ऐसे है आपका Fe, ये देखो देखिए, कुछ भी कंफ्यूजन मत रहने दीजिए। आपको पता है Fe में क्या हो गया, Fe पे 6 होते हैं, D में S होता है और यहाँ पे खाली होता है। आपने क्या किया, Fe+2 आया, देखो गौर से देखो यहाँ Fe+2, अगर Fe+2 है तो ये दोनों तो गायब हो गया, ये दोनों गायब हो गया। तो हमने क्या किया, ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ भर जाएंगे, पीछे धक्का मारने की बात ही नहीं रही, क्योंकि Cl में इतनी पावर ही नहीं है कि वो क्या कर सके, वो इसको धक्का मार के पीछे पहुँचा सके। देखो sp3d2, अगर sp3d2 हो गया तो इसकी जरूरत कहाँ पड़ी, तो यूजलेस हो गया है। और अगर ऐसा हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे, आप इसको धक्का मार के बाहर निकाल देंगे, फिर आप बोलेंगे भाई साहब जाओ तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है फिर, ठीक है, फिर यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं रह गई। और अगर इसकी ज़रूरत अब यहाँ पर अब क्या ज़रूरत रह गई इसकी, तो भाई साहब अब जो आपके पास जो आपने D यूज़ किया है, जो आपने यहाँ पर Eg यूज़ किया है, वो Eg अब आपको n-1 का नहीं है, वो सब n का ही है। वो सब क्या हो गया, वो सब आपको n का ही हो गया, ठीक है। समझिए बात को कि अब आपने क्या किया, अब आपने n वाला पोर्शन को क्या किया, यूज किया है। तो जब आप n वाले पोर्शन को यूज करोगे तो n का जो वो पोर्शन होगा, क्या n का Eg तो आपने ले लिया, लेकिन n का जो T2G पोर्शन बच गया, अब वो यहां खाली खाली बच गया। प्यारे बच्चे लोग रिलैक्स, अब आपके लिए होमोलुमो कौन हो गया, कौन हो गया होमोलुमो, वीक वाले में। अब प्यारे बच्चा पार्टी लोग, अब आपका होमो ये हुआ और लूमो ये हुआ। समझिए बात को, आपका होमो ये और लूमो ये, क्या समझे। अरे भाई साहब ध्यान दो, ये जो पोर्शन था मेरा बच्चा लोग, ये जो पोर्शन है आपने इसका S यूज किया, P यूज किया। देखो S को बोलेंगे हम लोग क्या, S को बोलेंगे A1G, P को बोलेंगे T1U, और ये जो दो आपने यूज किया इसको बोला हमने Eg, लेकिन ये भी n वाला ही है। लेकिन प्यारे बच्चे लोग, ये जो 3 ऑर्बिटल इधर चौथा हो गया है, ये जो 3 ऑर्बिटल जो खाली बच गया, जो आपका T2G है, उसको क्या करोगे, उसका क्या किया जाए, तो उसको आप क्या करोगे, उसको आप यहां लिखना पड़ेगा आपको T2G को। और अब ये क्या बन चुका है आपका, अब आपका ये बन चुका है लूमो, और ये क्या है आपका होमो। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। जबकि थोड़ी देर पहले जो हमने किया था, क्या किया था थोड़ी देर पहले, देखो, अरे यार
ये देखो थोड़ी देर पहले मैं क्या कर रहा था, ये जो था यहाँ पर होमो ये था और लूमो ये था। समझो बात को प्यारे बच्चे लोग, समझ में आ रही बात कि होमो ये था और लूमो ये था। होमो और लूमो किसके किसके बीच था, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो होमो था T2G और क्या आपको EG स्टार के बीच जो था वो था आपको कौन, डेल्टा, यानी ये होमो और ये क्या था आपको लूमो। जबकि अभी जो मैंने आपको बताया, अभी जो एग्जांपल लो इसका क्या आपको वीक वाले का, तो वीक वाले में क्या देखा आपने कि इसमें जो T2G है वो अंदर वाला नहीं है, वो बाहर वाला है। अब आपका होमो कौन हो गया, अब आपका होमो हो गया ये कौन, होमो कौन सा हो गया आपका, तो होमो हो गया ये आपको T1U, कौन हो गया T1U, और लूमो कौन हो गया तो T2G। देखो और अब इसके बीच जो गैप होगा उसको कहा जाएगा डेल्टा, जबकि थोड़ी देर पहले इसके और इसके बीच में जो गैप था उसको कहा जाता था डेल्टा। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आई होगी। एक ही साथ में इससे आगे नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे पता है इससे आगे अगर मैंने पढ़ा दिया तो आप उलझ जाओगे। बेटर होगा कि अब आप जो है ऑक्टाहेड्रल आपने पढ़ लिया, मैंने सारी बात बता दी, अब टेट्राहेड्रल पे जाके खुद से वर्क करो, ठीक है। टेट्राहेड्रल को खुद से जाके एक बार देखो तो वो फॉर बेटर होगा। आप जो है उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी, है ना। अगर आपको समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई है तो फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसका एग्जाम्पल हुआ। अब आप किसी को भी भरना चाहो भरो ना, जिसको मन करे उसको भरो। अब आप बोलोगे सर रुकिए सर हड़बड़ाइए मत, हम आप एक एग्जांपल दीजिए। हमने कौन सा एग्जांपल भाई, सर आप लीजिए ना सर कोई वीक वाला एग्जांपल लीजिए। हमने कोई वीक वाला एग्जांपल लेगा तो यहाँ ले लो, तो सर उसका जो पीछे वाला डी हुआ भूल जाओ वो तो भूल जाओ। जब आप ऊपर जा रहे हो तो वो तो डी यहाँ पर होगा, नीचे होगा, तो वो आपके बॉन्डिंग में इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा, तो फिर आप उससे मतलब क्या है। अच्छा एक बात बताओ, आपका कोई दोस्त है या कोई दोस्ती ने, ठीक है, 5-10 साल पहले 2-4 साल पहले उससे अपनी दोस्ती टूट गई, ठीक है। अब आप सच्चे अच्छे इंसान हो तो आप उससे मतलब नहीं रखोगे, बेवकूफ़ होगे तो आप जो है जैसे गोबर में लिपटता रहता है लोग उससे लिपटे रहोगे, आगे की लाइफ भी खराब करोगे। तो जो छूट गया उसको छोड़ दो, है ना, जो छूट चुका है उसको छोड़ दो, क्यों उसको पकड़ के रखना। जो डी पहले था, जो डी 3D में था और आप बॉन्डिंग बना रहे हैं 4 में, 4s 4p 4d में, उसके बारे में क्यों सोचना। तो आप 4s को यूज करो A1G, 4p को यूज करो T1U, फिर आप जो 4D है उसमें 2 पोर्शन थे, कौन कौन, dx स्क्वायर y स्क्वायर, उसको यूज करना है तो क्या हो जाएगा आपको, तो ये हो जाएगा EG। और दूसरा कौन सा था जो 3 पोर्शन खाली रह गया, वो तो खाली है देखो, तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपको T2G, इसको छोड़ दो ऐसे ही। तो अब आपका ये रहा होमो और ये रहा लूमो, यानी होमो रहा बॉन्डिंग और लूमो रहा नॉन बॉन्डिंग। जबकि स्ट्रॉन्ग के केस में क्या होता है, होमो होता है कौन आपको नॉन बॉन्डिंग और लूमो कौन होता है आपको एंटी बॉन्डिंग। प्यारे बच्चे लोग ये चीज़ें आपको जाननी जरूरी है और इसके साथ में ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म भी आपको पता होना चाहिए, T1 A1G T1U, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि T2G यहाँ लिखते हैं लेकिन यहाँ क्यों नहीं लिखते हैं। पता है बच्चों, मैं एक दिल का दर्द बताता हूँ, ठीक है ना। सारे बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम होती है, वो सब इसको लेके प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, वो सब इसको लेके प्रॉब्लम फंसते हैं। यहाँ पर ये यहाँ कहाँ से आया, बाकी में अगर वो स्ट्रगल कर भी ले बेचारे तो उसको ये नहीं समझ में आता कि इसको कैसे लिख दिया गया, ये क्यों आया। मैं ना कॉमन बात बता रहा हूँ कि सब इसी चीज़ को लेके फंसते हैं कि ये कहाँ से आया। लेकिन क्या आपको समझ में आया कि ये कहाँ से आया। अगर आपको समझ में आया तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ताकि मैं आपके लिए और इतनी मेहनत करके और अच्छे लेक्चर्स बनाऊँ, ठीक है। तो आपने रिलैक्स होकर इस चीज़ को समझा, जितना एग्जाम्पल भरना है भरिए, ठीक है। वीक होगा तो यहाँ से भरना स्टार्ट कीजिए, डी को भूल जाइए, ठीक है। और अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो सबसे पहले जो पीछे वाला निकालें उसको आप पहला यहाँ भरिए, फिर आप नीचे से D2SP3 उसको भरते चले, यहाँ पर S, यहाँ D2, यहाँ P, ठीक है। आप इसको इस तरह से बढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी सीक्वेंस को जरूरी नहीं कि ये सीक्वेंस ऐसे ही लिखा जाए, हाँ एस सबसे नीचे होगा, इसी बात को याद रखिएगा। बाकी ये दोनों अगर ऊपर नीचे भी हो गया तो उतना परेशान होने की जरूरत नहीं, बाकी ऊपर नीचे क्यों होगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच बच्चे लोग, बाय।